वोट चोरी का मुद्दा बड़ा तेजी से चल रहा है। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर, चुनावी बेईमानी की बात वो कर रहा है जिसने अपनी पत्नी को निर्विरोध मुख्यमंत्री रहते हुए सांसद बना दिया। वो व्यक्ति चुनावी बेईमानी की बात करता है। 2027 में अगर समाजवादी सरकार आ जाती है, कैसा माहौल होगा? देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दंगे साथ में आएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आतंकवाद आएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गांव-गांव गुंडा माफिया बढ़ जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, गरीबियों की जमीनों पर कब्जे होने लगेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, घर के बाहर बंधी गाय भैंस सुरक्षित नहीं रह जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, बहू बेटियों को शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना बंद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो व्यापारी जब तक घर पर लौट कर नहीं आएगा उसको चैन की सांस नहीं आएगी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, अराजकता आएगी। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, आप उसको गुंडे क्यों कहते हैं? अखिलेश जी से डर नहीं लगता आपको? क्यों डरे अखिलेश? अखिलेश क्या औरंगजेब है? अखिलेश जी ने एक केदारनाथ मंदिर बनवाया हुआ है सैफई में, उसमें जाएंगे आप दर्शन करने? आप पहले जाके देखेंगे कि उस मंदिर ही है, कोई मजार तो नहीं है भीतर। एक केस बड़ा कॉमन रहा, जब अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो योगी जी ने आवास धुलवा दिया। और आपके यहाँ एक गौरी शंकर मंदिर है, बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। तो जब वो कन्नौज गए तो आपने वो मंदिर धुलवा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रति आपकी नफरत बढ़ती क्यों जा रही है 2009 से अभी तक? नहीं, देखो, समाजवादी पार्टी को अगर कहो तो ये समाजवादी ने समाज विरोधी, देखो समाज विरोधी लोग हैं। अखिलेश जी को अगर कोई राय देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? जब आप मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा कि विरासत और बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपकी बातचीत होती कभी अखिलेश यादव जी से? नहीं, क्यों होगी? कभी नहीं हुई? नहीं, काहे कहोगी क्यों? कभी हुई कि नहीं हुई? क्यों होगी क्यों? वो इतने बड़े आदमी है, वो छोटा आदमी। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, पूर्व सांसद कन्नौज से सुब्रत पाठक जी। बहुत चर्चित रहते हैं, बयान ऐसे देते हैं कोई भी मतलब खाली ना जाए, मतलब खूब भर के रखे हुए हैं। तो आज सारी बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, नमस्कार। और बहुत सारी चीज़ें हम आपसे पर्सनल जीवन की भी बात करेंगे। निजी जीवन में इंसान जब पॉलिटिक्स में आता है तो बहुत संघर्ष का सामना करता है। तो ऐसा कौन सा रुख बना कि सुब्रत पाठक जी को पॉलिटिक्स में आना पड़ा? नहीं, देखो, अब पॉलिटिक्स में तो जो व्यक्ति के विचार जो हैं वो उसको व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो जिसका जैसा विचार होता है, अपने विचारों के आधार पर वो व्यक्ति काम करता है। तो हम लोगों की जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी है। कुल मिलाकर हम लोग भारत की प्रगति देखना चाहते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों का, आने वाली संतानों का हम लोग एक समृद्धि देखना चाहते हैं। तो एक समृद्धशाली भारत, एक विकसित भारत, और जो हम लोगों को काम करने की प्रेरणा देता है। और शायद यही हमारा विचार हम लोगों को राजनीति में कभी कभी ना चाहते हुए भी यहाँ तक लेकर आया है। ना चाहते हुए का क्या मतलब है? अब ना चाहते हुए कि हम लोग व्यावसायिक परिवार से हैं जी। और मैं स्वयं में भी एक व्यापारी हूँ। और पूर्णतया अपना कॉलेज पीरियड के बाद मैं पूरा समय ही बिजनेस में दे रहा था। और उसके बाद में लेकिन जो एक सामाजिक परिस्थितियाँ और खासकर सपा बसपा का उस समय उभार था, जब हम लोगों का एक मतलब जीवन में हम लोग युवावस्था में जब आए थे, तो उस समय पर सपा बसपा का ही दौर चला करता था। एक बार सपा, एक बार बसपा। तो कुल मिलाकर वो जो दौर था, तो उसमें जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक राजनीति हावी थी जी। और जिस तरीके से हिंदुओं का एक जबरदस्त तरीके से जातीय विभाजन कराया जा रहा था, और उस दौर में हम लोगों ने देखा कि इस जातीय विभाजन का लाभ पर्टिकुलर संप्रदाय, और पर्टिकुलर संप्रदाय में भी उस संप्रदाय के कट्टरपंथी और खासकर माफिया, और जो देश तोड़ने का जिनका एक जो विचार है, जो कहीं ना कहीं जो जिन्ना की विचारधारा से प्रेरित हैं, जिन लोगों ने
राष्ट्र को तोड़ दिया था। जी। तो ऐसे लोग, खास दंगाई, माफिया, आतंकवादी, आप देखो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं 12 में, तो पहला काम क्या करते हैं कि जेल में बंद आतंकवादी जिन्होंने बनारस संकट मोचन मंदिर के ऊपर हमला किया था, कितने लोग श्रद्धालु मारे गए थे, तमाम सारे हमले जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला हुआ तो ऐसे दुर्दांत आतंकवादी जो बंद थे, तो कुल मिलाकर उन आतंकवादियों को छोड़ने का फरमान जारी कर देते हैं। तो भला हो हाई कोर्ट का कि उनके उसको रोक दिया आदेश को, नहीं तो वो आतंकवादी छूट गए होते। और आतंकवादी छूट गए होते तो क्या कर रहे होते? क्या मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके प्रार्थना कर रहे होते क्या? आएंगे अखिलेश जी पे तो आएंगे। कुल मिलाकर ये एक ऐसा एक जो सांप्रदायिक जो ये वातावरण था, माहौल था, तो उसमें जरूर मेरे मन में ये बात घर करती थी कि यार जो एक बड़े बड़े लोग जिन्होंने पैसा पैदा किया, सब कुछ किया, वो पाकिस्तान में रहते थे, एक दिन आया सब छोड़कर जाना पड़ा। महलों में रहने वाले लोग यहाँ पर कैंपों में रह रहे थे। कश्मीर में सदियों से रहने वाले लोग और जो बड़े बड़े बंगलों में, कोठियों में रहा करते थे, एक रात में सब छोड़ देना पड़ा। और फिर आकर जिस तरीके से जितना मतलब क्या कहना चाहिए, कठिनाई पूर्वक उन लोगों ने जीवन व्यतीत किए, तो शायद देखो वो क्या जाने पीर पराई जिसके पाए नहीं बीमाई, तो जो दर्द वही समझ सकता है जिसको चोट लगती है। तो इन कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, वो पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदुओं का दर्द, वहाँ के ऊपर रह गए हिंदुओं का दर्द, या हिंदुस्तान के भी वो हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर, कस्बा जो जहाँ के ऊपर मुस्लिम बाहुल्य है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, वहाँ के ऊपर जाओ, किसी जाति संप्रदाय का हिंदू हो, उसकी क्या पीड़ा है आप समझ के आओ तो समझ जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों ने जो कहीं ना कहीं प्रेरित किया, और फिर एकदम से और जो मूड के यार रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये सब कुछ बेकार है, अपने घर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है, तो एक सुरक्षा का माहौल उनके लिए बनाना है, जो राजनीति में लाने की एक बड़ी प्रेरणा मेरे लिए साबित। ठीक बात। तो भाजपा कब ज्वाइन करी, सदस्यता कब ली? देखो हम लोग बेसिक भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि तो एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से 1 साल बड़ा हूँ। मेरी 79 पैदाइश है, भाजपा की 80 की पैदाइश है। लेकिन चूंकि मेरा परिवार जो है वो पुराने समय से हमारा परिवार कांग्रेसी परिवार था, और हमारे बाबा जी स्वर्गीय हमारे पर बाबा स्वर्गीय पंडित काशी प्रसाद पाठक, वो व्यापारी थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस समय पर आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, और शहर में अपना लोकल के पदाधिकारी भी थे। वो लोग उस समय गांधी जी को लाए भी थे कन्नौज में, गांधी जी का उन लोगों ने स्वागत किया था, सभा कराई थी। आज भी गांधी चबूतरा एक बना है वहाँ के ऊपर, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। और उसके बाद में फिर 75 में जब ये इमरजेंसी आई है, तो इमरजेंसी के बाद फिर हमारे बाबा, तब हमारे परबाबा एक्सपायर हो चुके थे तब तक, तो हमारे बाबा ने इमरजेंसी में इनसे मतलब पूरी तरीके से व्यथित होकर कांग्रेस से, और फिर कांग्रेस को छोड़ दिया था। संघ परिवार से हम लोग जुड़े हुए थे, संघ से जुड़ चुके थे बाबा जी हमारे। और फिर उसके बाद में फिर जनता पार्टी जब बनी है 77 में, तो जनता पार्टी में चले गए। और जनता पार्टी के बाद में जब जनता पार्टी का डिवीज़न हुआ, तो हम लोग चूँकि संघ के ही साथ में थे, तो इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी में। तो कुल मिलाकर अब तो मेरी पैदाइश ही उसी माहौल में हुई, और मैं तो स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा, सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रहा। तो आप समझ सकते हो कि फिर इसके मतलब फिर कोई दूसरा अर्थ राजनीति का रह नहीं जाता। ठीक बात। भाजपा का अगर हम मतलब समझें, जो मतलब लोग समझते हैं कि ब्राह्मणों और ठाकुरों की पार्टी है। देखो भारतीय जनता पार्टी का क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी, माने भारत की जनता की पार्टी। हम लोग भारतवंशियों को जाति संप्रदाय में बांट कर नहीं देखते, क्योंकि जातियां तो अंग्रेजों की देन है। जातियां कहाँ थी, हम लोग तो गोत्रों में बटे हुए हैं। आप देखो, जो मेरा गोत्र होगा वही आपका भी होगा। आप सचान हो तो बाई कास्ट भारत की व्यवस्था में आप, आज की हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आप पिछड़ा हो। हम संवैधानिक व्यवस्था में अगड़ा हैं, लेकिन जो मेरा गोत्र है वो गोत्र आपका भी होगा।
तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ तो गोत्र की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ तो जाति की व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये जाति की व्यवस्था केवल ये राजनीति की देन है। अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिए कि हमारे ऊपर अगर लंबे समय तक शासन करना है तो हमको आपस में डिवीज़न करना है, और वो शायद यही कारण रहा होगा कि उन्होंने जाति जनगणना कराई। और जाति जनगणना का दुष्प्रभाव क्या हुआ कि उस समय पर अंग्रेजों के समय कराई गई जाति जनगणना का ही दुष्प्रभाव था कि जाति छत्रप खड़े हो गए। अब जो जाति छत्रप खड़े हो गए, एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे, एक दूसरे की जातियों को नीचा दिखाने लगे। उससे एक दूसरी जाति के प्रति इतनी ज़्यादा आपस की वैमनस्यता बढ़ी, आपस की खाई बढ़ी कि उसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ मिला मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग ने उस विभाजन का लाभ लेते हुए और भारत के विभाजन का आधार खींच दिया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। तो भारत के विभाजन का दोषी केवल जिन्ना नहीं है, भारत के विभाजन का दोषी केवल इस्लाम भी नहीं है। भारत के विभाजन का यदि कोई दोषी है तो हमारे आपके बीच के आपस का विभाजन, हम भारतवंशियों के आपस का हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जातिगत समीकरण तो आज भी मैटर करता है। जो मेरा मानना है, जाति का तो भाई जब वो रहे तो उन्होंने फ़ायदा लिए, आज जो राजनीतिक पार्टी हैं वो फ़ायदा ले रही हैं जातिगत समीकरण के। देखो कुल मिलाकर जाति तो भारत की एक सच्चाई है। हाँ, अब जाति ये है कि हम जब पैदा हुए तो किसी न किसी जाति में तो पैदा ही हुए ना। हाँ एकदम। तो कुल मिलाकर जाति तो हमारी सच्चाई है, लेकिन जाति हमारी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम घर में अगर माँ है तो हमारी माँ के यदि 4 पुत्र हैं तो हमारी माँ का सम्मान तभी सुरक्षित है जब हम चारों एकजुट हैं। अब हम चारों में अगर डिवीज़न है तो माँ को कष्ट तो होता ही होता है और माँ का सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता। तो वही हाल हम भारतवंशियों का है। हम भारत में जन्मी हर जाति भारत माता की संतान है। तो हम सारी जातियां अगर एकजुट हैं तो भारत माता का सम्मान सुरक्षित है, और हमारे आपस का विभाजन भारत के एक और विभाजन का कारण बनेगा। आप एकदम कट्टर हिंदू हैं। देखो कट्टर हिंदू नहीं है, हम एक कट्टर राष्ट्रवादी जरूर हैं। तो उसमें आते हैं मुस्लिम। क्यों? जो भारत से प्रेम करने वाला मुस्लिम को हम तो कभी अलग नहीं मानते। हम लोग तो एपीजे अब्दुल कलाम को आज भी अपना आदर्श मानते हैं। हम लोग वीर अब्दुल हमीद को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के लिए लड़ने वाले, भारत के लिए मरने वाले वो हर मुसलमान हमारे लिए है। लेकिन हाँ, जो भारत को तोड़ना चाहता है, जो भारतवंशियों को कहीं ना कहीं जो उनका परिवर्तन करना चाहता है, जो सांख्यिकी के आधार पर भारत का विभाजन करा देना चाहता है, और जो मंदिरों से, हमारी संस्कृति से, हमारे पूर्वजों से जो नफरत करता है, हमारी बहन बेटियों को जो गलत नज़रों से देखकर उनके साथ में एक छलावा करना चाहता है, ऐसे लोगों से हम बहुत नफरत करते हैं। क्या करना चाहेंगे आप उनके लिए? देखो, ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का ही कोई अधिकार नहीं है, और उनके लिए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद नहीं मानते हैं। देखो, जो राष्ट्रवाद को नहीं मानते वही तो हम कह रहे हैं, जो नहीं तो मानते रह कैसे गए? आपकी सरकार है, उनको कुछ बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं ऐसा नहीं। देखो, आप भारत से किसी को निकाल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ ये ठीक है कि अगर उनके साथ में जो भारत के, हमने कहा ना कि भारत के खिलाफ, जो हमारे खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे संप्रदाय के खिलाफ, ये जातियों के खिलाफ जो विद्वेष रखता है, और तो उसके साथ सख्ती बरतनी चाहिए, उसको कुचल देना चाहिए। ठीक बात। जैसे पुराने दौर में देखें तो जैसे आपने बताया सपा बसपा का दौर था, उस समय दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की किरण नहीं थी। 2002 में मुझे लग रहा है कि राजनाथ जी की जब सरकार थी, 2000 से 2002 के बीच में, और उससे पहले जो आपका एक दौर रहा जिसमें खूब संघर्ष आपने देखे होंगे, तो कौन सी कठिनाइयाँ आपने झेली जब आपकी सरकार नहीं थी? नहीं, देखो, हमने कहा कि 2002 तक तो भाजपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश। हाँ। और उस समय तक हम लोगों को कॉलेज पीरियड भी रहा। तो कॉलेज पीरियड छोड़ने के बाद में फिर हम लोग बिजनेस में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। तो चूंकि पैतृक व्यवसाय था, मेरी सन 1911 की फर्म है मुन्ना लाल सन्स एंड कंपनी करके हम लोगों का इत्र का, तो हमारी चौथी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी शुरू हो गई है जी। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी तरीके से बिजनेस में ही थे। और उस समय का जो दौर था तो उसमें कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव बहुत तेजी के साथ बढ़ा था। आए दिन दंगे हो जाते थे, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो जाती थीं। हम बसों में चलते थे तो आपने देखा होगा जगह जगह लिखा था कोई सामान झोला कोई पर रखा हो सूचना दें,
कोई लावारिस वस्तुओं को न छुएं, हम स्टेशन के ऊपर चले जाओ तो इसी प्रकार का, तो सब लोग झांक के ट्रेन के नीचे देखते थे कोई झोला तो नहीं रखा हुआ है सीट के नीचे। तो एक बाजारों में जाते थे, पता नहीं किस डस्टबिन में बम फट जाएगा, कहाँ स्कूटर फट जाएगा। तो ये एक असुरक्षा का भाव एक आम आदमी के भीतर था। और गांव देहात में भी जिस प्रकार से अगर आप देखो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ के ऊपर अगर आतंकवाद का भय नहीं था तो वहाँ के ऊपर गुंडों का भय था। पता नहीं कौन किस गरीब की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेगा, कौन किसी गरीब महिला की आबरू को लूट लेगा। रात में शाम को एक सूर्यास्त के बाद में लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे, पता नहीं घर जाते समय कोई लूट ना ले। 100-200 500 रुपए भी लोगों की जेब में सुरक्षित नहीं थे। तो ये एक इस तरीके का एक वातावरण था। तो उसका मूल कारण क्या रहा होगा? मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से संरक्षण तो किसने दिया? भाजपा कमजोर थी तो किसने दिया? तो स्वाभाविक है जो सत्ता में रहे उन्होंने दिया, बसपा ने भी दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। तो ये सत्ता का संरक्षण पाकर जिस प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति को जो बढ़ावा मिला, उसका वो बड़ा कारण था। और उस दौर में हम लोगों ने बिल्कुल स्वाभाविक है कि काफ़ी तकलीफें भी झेली, जैसे कि स्वयं दंगों का विरोध करते हुए कई बार मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और मुझे ही जेल में फर्जी मुकदमों में जेल भी जाना पड़ा। और वो ऐसे फर्जी मुकदमे कि साहब वो वहाँ के ऊपर अखिलेश जी का स्वजाति इंस्पेक्टर था, वो फर्जी पूरे तरीके से मुकदमे लगाता था। और उस समय का आईपीएस अधिकारी वो अपनी केवल हमारी कुर्सी बची रहे वो उसको उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। तो इस प्रकार की एक जो व्यवस्था थी हम लोगों ने उसको देखा है, झेला भी है। और निश्चित रूप से जब हमने कहा ना कि जब मेरे जैसे व्यक्ति को जब इस प्रकार से उत्पीड़न हुआ हो तो आम आदमी की तो स्थिति क्या रही होगी, आप समझ सकते हो। थोड़ा सा और आएंगे, आप व्यापारी रहे तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वसूली वगैरह की गई हो? नहीं देखो कि उतनी मजबूत रहे पहले से। देखो वसूली उससे की जाती है जो डरता है। हम लोग डरते नहीं किसी से, फिर भगवान से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। पहला चुनाव कब लड़े? 2009 में। 2009 लड़े, फिर 14 लड़े, फिर 19 लड़े। 19 में डिम्पल जी को हरा दिया, फिर 24 में अखिलेश जी ने हरा दिया। अब ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। कभी हम उन्हें हराएंगे। लोकसभा ही क्यों लड़ते हैं? ना देखो अब जो कुछ ठान लिया है क्या कि समाजवादी को यहाँ से कन्नौज से उखाड़ फेंकना है? नहीं, हमने कहा ना कन्नौज मेरी मातृभूमि है। अखिलेश जी की तो मातृभूमि नहीं है, उनकी तो मातृभूमि इटावा है। बट बहुत बार सांसद तो वहाँ से बने ही हैं। नहीं, सांसद वो वहाँ से बने हैं, ठीक है, वो वहाँ से आए तो, लेकिन देखो जिसकी जो अपनी हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से लगाव होता है, प्रेम होता है जी। जो लगाव हमें हमारी मातृभूमि से है वही लगाव अखिलेश जी को भी अपनी मातृभूमि से होगा, स्वाभाविक है। नहीं है तो का सैफई का ऐसे ही कुछ विकास हुआ, एक छोटा सा गांव आज किस प्रकार से वहाँ के ऊपर सब चीज़ें। तो कुल मिलाकर देखो हमारी मातृभूमि है और हमको यहाँ के ऊपर चुनाव लड़ने का मौका मिला, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं कन्नौज का पहला सांसद बना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की विषय है। जटिल काम था वो। कन्नौज परंपरागत रूप से कभी कन्नौज का जन्मा कोई व्यक्ति कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का सांसद बना ही नहीं। तो सुब्रत पाठक जी के जिगरे में कैसे इतनी दम आ गई कि भैया हम लड़ जाएं यहाँ से अखिलेश जी के अगेंस्ट? ये देखो फिर वही बात, जिगरे में दम क्या? ये तो देखो जिगरा हम लोग जिगरे में दम हमको मिलती है हमारे भगवा ध्वज से। तो जो जिसके पीछे देखो कि वो भगवा ध्वज ऐसे भगवा नहीं है, इसके पीछे कितना खून बहा है, कितने लोगों ने संघर्ष किया है। तो कुल मिलाकर देखो जब हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, हम लोग भगत सिंह को, राजगुरु को, चंद्रशेखर को, मंगल सिंह को, झांसी की रानी को, छत्रपति शिवाजी को, महाराणा को, तो फिर कहाँ डर रह जाता है? कहाँ डर रह जाता है? वो सिखों के वो तमाम सारे गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ये तमाम लोग जो मतलब आप देखो जो कढ़ाई में भून दिए गए, फिर कहाँ डर रह जाता है? आज हम अगर सुरक्षित हैं तो इन लोगों के कारण से, नहीं तो आज हम लोग भी अपना परिवर्तन हो गया होता, धर्म परिवर्तन करा दिया। तो कहा जाता है ना शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ठीक बात। समाजवादी पार्टी के प्रति आपकी नफरत बढ़ती क्यों जा रही है 2009 से अभी तक? नहीं देखो, समाजवादी पार्टी को अगर कहो तो ये समाजवादी ने समाज विरोधी, देखो समाज विरोधी लोग हैं। आपने एक देखा होगा कि अभी एक मतलब एक उदाहरण के हम बात कर रहे हैं, इटावा में घटना हुई थी, कथावाचक नाम छुपाकर कथा करने गया, फिर गांव उसी गांव जब उसके लोगों ने सिर मुंडा जब उसको पता चला तो उस गांव के कुछ अभद्र लोगों ने
उसका सिर मुड़ा दिया, जिसका पूरे देश ने विरोध किया, पूरे ब्राह्मण समुदाय ने विरोध किया, ब्राह्मण जाति ने विरोध किया। और उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई भी की और उनको जेल भेजने का भी काम किया। लेकिन उसके बाद आपने जिस तरीके से अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया और उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी गुंडे गए, पूरे गांव को जलाना देना चाहते थे, पूरे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण ब्राह्मण जाति को गाली दी, स्वयं अखिलेश ने दी। तो उसके बाद एक तो विषय ये रहा, दूसरा क्या हुआ, एक मौलाना ने कितनी अभद्र टिप्पणी श्रीमती डिम्पल यादव जी के लिए कर दी। तो वो टिप्पणी डिम्पल जी के ऊपर नहीं थी, वो टिप्पणी डिम्पल जी के पहनावे के ऊपर थी। पर डिम्पल जी क्या पहन के गई थी? डिम्पल जी साड़ी पहन के गई थी, और साड़ी भारत की प्राचीन परंपरा है, हमारे परंपरागत वेशभूषा साड़ी है। और हमारे यहाँ आप देखो, चाहे किसी जाति वर्ग की महिला हो साड़ी पहनती है, किसी भाषा बोलने वाली महिला हो साड़ी पहनती, बंगाली हो, गुजराती हो, वो चाहे तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, कोई भी महिला हो वो साड़ी पहनती है। तो हिंदुस्तान के पहनावे को गाली दी। तो मैंने को जो हिंदुस्तान के पहनावा, इस तरीके के पहनावा के लोगों की महिलाओं को आप किस नजरों से देखते हो? लेकिन उसके खिलाफ अखिलेश जी एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों? मौलाना जेल गए। क्यों नहीं? मौलाना जेल जाए ना जाए वो अलग, वो झेल जाएगा। तो कुल मिलाकर तो भेजेंगे तो अरे वो जेल जाएगा नहीं तो झेल जाएगा, तो झेल तो गए ही ना। तो कुल मिलाकर बात वो नहीं है। बात ये है कि अखिलेश और अखिलेश के जिस प्रकार से स्वजाति लोगों ने जो रिएक्ट इटावा घटना पर किया था, इस घटना पर क्यों नहीं किया? तो ये एक इनकी मानसिकता को दर्शाता है। तो वो इस प्रकार के लोग, आप जो आतंकवादी को छोड़ दें, जो मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था इनके समय पर, वो उसमें किस प्रकार से आपने देखा होगा कि वो जो दंगा कराने वाले वो लोग, वो स्टेट है प्लेन से लखनऊ बुलाए गए थे, मुख्यमंत्री आवास से सम्मानित किए गए थे। तो जिनकी इस प्रकार की जिनकी वो रही हो, और तो जिस सरकार में राम भक्तों के ऊपर गोली चली हो, जिनकी समाजवादियों की जिस सरकार में संभल के दंगाई, जिन्होंने कितने हिंदुओं को मारकर वहाँ के ऊपर संभल छोड़ने को विवश कर दिया, उनके मुकदमे वापस ले लिए हों, और जिनके संरक्षण के कारण से मुख्तार इतना बड़ा माफिया हो गया, जिनके संरक्षण के कारण से अतीक इतना बड़ा माफिया हो गया। तो आज ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र को लूट का एक संसाधन बना दिया और जिन्होंने लोकतंत्र की निर्मम हत्या की, तो ऐसे लोग कहाँ से समाजवादी हो सकते? तो समाज विरोधी लोग हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, आप उसको गुंडे क्यों कहते हैं? देखो, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को हम गुंडे नहीं कहते। समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं। तो गुंडा कौन होता है? गुंडा वो होता है जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके गरीब कमज़ोरों को सताता है, गरीब कमज़ोरों को परेशान करता है। और गरीब मीन्स केवल आर्थिक गरीबी नहीं, गरीब माने कमज़ोर व्यक्ति, भले ही वो पैसे वाला हो लेकिन वो सक्षम नहीं है लड़ने में, कमज़ोर है, और उसको यदि कोई सताता है तो कुल मिलाकर वो गुंडे होते हैं। तो ये गुंडे जिन्होंने लोकतंत्र को लूटा, हम उनको गुंडे कहते हैं। जिन्होंने गरीब कमज़ोरों को सताया, उनके साथ लूट की, हम उनको गुंडा कहते हैं। जो गरीब कमज़ोरों को परेशान करते हैं, हम लोग उनको गुंडा कहते हैं। अखिलेश जी से डर नहीं लगता आपको? हमने कहा ना, हम लोग भगवान के सिवा किसी से नहीं डरते। क्यों डरे अखिलेश? अखिलेश क्या औरंगजेब है? जब औरंगजेब था तो औरंगजेब से लोग नहीं डरते थे, लड़ते थे शिवाजी जैसे लोग। तो हम अखिलेश से क्यों डरेंगे? आप ये कहना चाह रहे जब शिवाजी नहीं डरे तो हम क्यों डरे? हमने कहा ना कि जब औरंगजेब जैसे कट्टरपंथी शासक इस देश में थे, न कोई लोकतंत्र था, न कुछ था, तब उनसे लोग जब नहीं डरते थे, अंग्रेजों से लोग नहीं डरते थे। अंग्रेजों से डरते होते तो क्या 22 साल में फांसी चढ़ गए होते भगत सिंह? ठीक बात। अखिलेश जी की क्या मनसा है कन्नौज को लेकर? देखो, उनकी कोई मनसा नहीं। उनकी मनसा सिर्फ अपने परिवार को लेकर है। अब उनका मुलायम सिंह जी चाहते थे किसी प्रकार से अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए और पूरी पार्टी अखिलेश को मिल गई। उसके बाद मुलायम सिंह जी चले गए। अब जो काम मुलायम सिंह कर रहे थे वो काम अखिलेश कर रहे हैं कि अब कैसे हमारी बिटिया सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, लड़का को कैसे हम अपनी गद्दी सौंप दें। वो इसके आप बाहर वो सोच ही नहीं सकते ना, उनकी सोच है। भाई वोट तो जनता दे रही ना, पार्टी थोड़ी सांसद बनाती है। देखो, जो लड़ेगा वो काम करेगा क्षेत्र में। देखो, कुल मिलाकर अखिलेश को सांसद के जनता ने बनाया, अखिलेश को सांसद उनके पिताजी ने बनाया। अगर उनके पिताजी उन्हें टिकट ना देते तो अखिलेश को कौन टिकट? 25 साल की उम्र में किसी को टिकट मिलती है क्या? मतलब टिकट लेना बड़ा डिफिकल्ट है। देखो, सीधी 25 साल की उम्र में किसी को टिकट मिलती है क्या?
और उस सीट पर, जिस सीट पर वो पार्टी जीतती हो, उस पर आराम से टिकट मिल जाती किसी को क्या? वो देखो, हम 40 साल की, उसमें हम 40 साल की आदित्य यादव जी भी तो बदायूं से लड़े अभी। कौन? आदित्य यादव। किसके बेटे हैं? शिवपाल जी के। तो फिर भाई लड़े तो लड़के जीते ना। तो लड़के जीते, फिर वो सीटें हैं जहां के ऊपर यादव जीत सकता है। तो वो, लेकिन वो यादव कौन है? वो यादव उनके घर का है। बताओ, बाहर से किसी बदायूं का कोई यादव लड़ लेता चुनाव, कन्नौज से कोई कन्नौज का यादव लड़ लेता चुनाव, मैनपुरी से कोई मैनपुरी का यादव लड़ लेता चुनाव, आजमगढ़ से कोई आजमगढ़ का यादव लड़ लेता चुनाव। अरे बाकी सीटों में तो दे देते हैं टिकट सबको। अरे भैया, कहाँ दे दिया? किस यादव को दे दिया बताओ ना? परिवार के बाहर किस यादव को टिकट दे दिया? चलिए ठीक है। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है, हिंदू विरोधी मानसिकता है उनकी? देखो, अखिलेश की मानसिकता सिर्फ अपने स्वार्थ की है। हमारा भला कैसा हो, हमारे परिवार का भला कैसा हो, इसके बाहर अखिलेश सोच ही नहीं सकते। अब तो अपना भला कर चुके हैं, अब उनको करने के लिए क्या रह गया? उतना तो मुलायम सिंह यादव जी काम कर गए। अब भला ये भाई, अब मुख्यमंत्री बन गए, फिर मुख्यमंत्री बन जाए, और क्या चाहते हैं? यही तो वो तो कह रहे हैं 27 में बन जाएंगे। देखो, फिर वही बात, वो तो ऐसे बनना हो तो हम ना बन जाए मुख्यमंत्री। ऐसे कोई क्यों नहीं बनना चाहते हैं? देखो, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है। हम बनना चाहते हैं, हम इस बात को हम भाजपा में कह सकते हैं। बताओ, समाजवादी पार्टी कोई कार्यकर्ता कह सकता है? तो विधानसभा लड़ेंगे आप इसमें? नहीं, देखो, फिर वही बात, विषय ये नहीं है विधान। हमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। क्या समाजवादी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता कह सकता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है? दूसरे राज्यों में अपनी सरकार एक्सपेक्ट करेंगे तो दूसरा बनेगा। अरे दूसरे राज्यों में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। और ये तो छोड़ो, हमने तो यहाँ तक कहा, हमने कहा कि हम लोग भाजपा में कम से कम प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी में तो लोग अपनी पार्टी में शीर्ष तक जाने का सपना भी नहीं देख सकते। क्यों तो परिवार के लिए आरक्षित है। अच्छा, ठीक बात। अखिलेश जी ने एक केदारनाथ मंदिर बनवाया हुआ है सैफई में। उसमें जाएंगे आप दर्शन करने? आप पहले जाके देखेंगे कि उस मंदिर ही है, कोई मजार तो नहीं है भीतर। मंदिर होगा तो जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मंदिर तो हमारा है, मंदिर उनका क्या है? उनका भी तो मंदिर है। नहीं, उनका वो भी आस्था रखते हैं, वो भी गए। हमने कहा ना, मंदिर हमारा है, हमारा मीन्स हम सबका मंदिर। उसमें वो भी आते हैं ना, पर्टिकुलर किसी का नहीं हो सकता। उसमें वो भी आते हैं कि नहीं आते? किनका? कौन? अखिलेश जी। अखिलेश जी, अगर उनकी आस्था होगी तो आना चाहिए। हमने तो एक बार उनका सुना था वीडियो, जिसमें वो कह रहे थे कि न मैं मंदिर जाता हूँ, न मेरी पत्नी मंदिर जाती हैं, न मैं पूजा करता हूँ, न मेरी पत्नी। नहीं, वो तो हनुमान जी की बताते हैं कि पूजा करते हैं, इसीलिए मंदिर भी बनवा रहे हैं। वो वीडियो का स्पष्टीकरण देने के वो वीडियो झूठ है कि उनका कोई हम। चलो, अब हम उनका करेंगे तो जरूर पूछेंगे। क्या चीज? हम उनका पॉडकास्ट करेंगे तो जरूर आप जरूर पूछिए उनसे। ठीक है। आपके बाद आपकी फैमिली में कोई दूसरा है जो चुनाव लड़ सकता है, या चुनाव में या राजनीति में आने का कुछ ऑप्शन हो? देखो, अभी हमारा संयुक्त परिवार है जी, और हमारे बाबा जी 3 भाई थे, हमारे पिताजी लोग 7 भाई, और हम लोग 9 भाई। और उसके बाद में हम 9 भाई तक तो मुझे नहीं लगता, एक भाई हमारे अब रहे नहीं दुनिया में जी। लेकिन बाकी मेरे बाद जो भाई हैं, मैं नहीं समझता कि किसी को बहुत इंटरेस्ट इस छोटे वाले काफी चुनावी प्रक्रिया में है। और अब उसके बाद जो नई पीढ़ी है जी, अब उसमें किसी को आना होगा तो अपना काम करेगा, आएगा। लेकिन ये कहो कि हम किसी को लेकर आएँ तो वो समाजवादी व्यवस्था ना मैं मानता हूँ और ना मैं वो करना चाहता हूँ। ठीक बात। थोड़ा सा जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आएंगे। जैसे इस समय वोट चोरी का मुद्दा बड़ा तेजी से चल रहा है। अखिलेश जी ने 2022 में जब चुनाव हुआ था तो बहुत सारे स्टाम्प दिए हुए थे। स्टाम्प मतलब स्टाम्प दस्तावेज दिए, हलफनामा जो फर्जी थे। एक भी हलफनामा अखिलेश जी ने नहीं दिया। अखिलेश जी ने पत्र दिए और उस पत्र उन्होंने तो मेल की रसीद है, तो रसीद तो उनके पत्र की है ना, पत्रांक संख्या। तो हलफनामा की नहीं है। एफिडेविट जो शपथ पत्र दिया जाता है उसका नहीं है। कौन सा शपथ पत्र दिया? जरा अखिलेश जी सोशल मीडिया पे वायरल करें कि हमने ये शपथ पत्र दिए। अखिलेश जी ने तो काम होगा। अखिलेश जी ने पत्र दिए हैं, शपथ पत्र नहीं दिए हैं, पहली बात। ठीक बात। दूसरी बात, शपथ पत्र ये है, शपथ पत्र देता है तो उसके ऊपर जांच होती है, जांच होने के बाद में जो दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। झूठा शपथ पत्र दिया गया तो झूठा शपथ पत्र देने वाले पर कार्रवाई होती है, और या जिसकी शिकायत की है वो उपाय पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। डरा भी देते हैं दूसरी तरफ से डरा भी देते हैं। नहीं, तो जो झूठा देगा उसके खिलाफ भी हो जाएगा। तो भैया, तो झूठ बोलने वाले लोग ही हैं ये। अच्छा, नहीं तो बताओ, संसद क्यों बाधित करते हैं? आपको जो विषय रखना हो संसद में रखो ना।
इतना बड़ा सदन है, आपको चुन के वो जनता कह रहे ने हैं कोई भेजा है। सुनता नहीं, चुनाव आयोग कौन नहीं सुनता है यार? हाँ। संसद में सब सुनते हैं, हम भी तो संसद में रहे, हम संसद के बाहर तो रहे नहीं, वहां सब सुनते हैं, पूरा देश सुनता है आपको। और उसके बाद लेकिन बस समस्या क्या है कि संसद में जो बोलोगे तो तथ्यों के आधार पर बोलना पड़ेगा, संसद में तो कोई झूठ बोल नहीं सकते। बाहर तो कितने जो मर्जी आए सो झूठ बोलो, तो ये बाहर झूठ बोलते हैं, संसद से इसीलिए भागते हैं। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत सारे उसमें लोगों के वोटर लिस्ट के नाम दिखाए कि एक घर पे इतने लोग हैं, ये कुछ जगह मकान नंबर 0 है, बहुत सारी चीजें, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब संजय कुमार ने एक जो फर्जी डाटा जो अपना डाला था और जिसके आधार पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का जो आरोप लगाया है, और वो संजय ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपने पुराने डिलीट को अपना सारा डाटा डिलीट कर दिया संजय कुमार ने। और उसके बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमसे गलत ये पोस्ट हो गया। अब बताओ राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे क्या? मैंने उस संजय कुमार के आधार पर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, तो बताओ ये माफ़ी मांगेंगे क्या? और रही बात अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव तो जब भी वोट चोरी या लोकतांत्रिक बेईमानी की, चुनावी बेईमानी की बात करते हैं, तो मुझे कम से कम बहुत हंसी आती है कि ये देखकर कि एक आदमी साफ जानबूझकर झूठ बोल रहा है। और किस प्रकार का झूठ बोल रहा है? चुनावी बेईमानी की बात वो कर रहा है जिसने अपनी पत्नी को निर्विरोध मुख्यमंत्री रहते हुए सांसद बना दिया, वो व्यक्ति चुनावी बेईमानी की बात करता है। अरे भैया देखो, दुनिया ने क्या अखिलेश जी को देखा जाना और दुनिया जानती है, लेकिन हम कन्नौज वाले अखिलेश जी को अच्छे से जानते हैं। इन्होंने कन्नौज में क्या किया? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव इन्होंने लूटे। हमारे विधुना के अब तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और शिव प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक भी हैं वो, और वो पहले भाजपा में हुआ करते थे, अभी भी हम लोगों के साथ में थे 19 के चुनाव में। तो कुल मिलाकर वो शिव प्रसाद यादव जी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे थे, बीडीसी उनके पास में थे। और शिव प्रसाद यादव जी वही जिनके बहुत सारे स्कूल्स हैं? हाँ, जिनके बहुत सारे स्कूल हैं। अखिलेश यादव सांसद थे, खड़े होकर गोली चलवा कर लुटवाया था, खड़े होकर गोली चलवाकर। एक निर्दोष उसमें गोली लग के हत्या, एक निर्दोष की हत्या भी हो गई थी पुलिस की गोली से, और उसके बाद में उसका आरोप शिव प्रसाद जी के ऊपर डाल दिया था। बेचारे जेल भी रहे काफ़ी दिन, और वो चुनाव लूट लिया। तिरवा उमरदा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मैं स्वयं उस समय जिलाध्यक्ष था, मैं स्वयं खड़ा था वहाँ के ऊपर, और गोली चलवा रहे थे। अखिलेश यादव उस समय सांसद थे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में वोट 90% हम लोगों के साथ में थे, और ज़बरदस्ती ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लूटने का काम ये अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में किया था। ऐसे करके 2004 के लोकसभा के चुनाव में खुद बूथ लूट रहे थे, जब नीरज मिश्रा हत्या का आरोप भी आया था इनके ऊपर, नीरज मिश्रा की हत्या करें परिवारीजनों ने आरोप लगाए थे। तो कुल मिलाकर इससे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जब जो हम लोगों के सामने बीती हैं, और जिसमें अखिलेश जी स्वयं इन्वॉल्व रहे हैं, और वह वोट चोरी का जो आरोप लगाते हैं, तो बताओ फिर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? चुनावी बेईमानी का आरोप लगाएंगे तो बताओ हंसी आएगी नहीं आएगी? और इतना विषय बोल रहे हैं अखिलेश जी, तो मैं अखिलेश जी को आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूं कि अखिलेश जी, वोट चोरी क्या होती है मैं बताऊं? वोट चोरी ये होती है कि 2024 में आप कन्नौज से सांसद बन गए। आप, मैंने नहीं कहा ये तो आप, हाँ तो हाँ ठीक बात, इल्जाम हम उन पर नहीं लगा रहे हैं, हम इल्जाम लगा रहे हैं व्यवस्था के ऊपर। ये इसी व्यवस्था को तो ना रहे कि कैसे देखो सरकार में आपने वो सुना ना कि अभी वो पिक्चर कौन सी आई थी, कौन सी, क्या नाम, कश्मीर फाइल्स। हाँ, उन्हें क्या नाम, सरकार किसी की भी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। ठीक बात। तो कुल मिलाकर एक उदाहरण, कन्नौज लोकसभा की एक विधानसभा विधुना है, विधुना का एक ग्राम पंचायत बैवाह है, बैवाह का बीएलओ अखिलेश जी का स्वजाति है। 200 वोट उसने वो काटे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो वोट पंचायत के चुनाव में पड़े थे, लेकिन इस चुनाव में काट दिए। गांव में ही मौजूद रहते हैं, कुछ ब्राह्मण परिवार हैं, कुछ बनिया परिवार। नहीं करेंगे ना, हम लोग पूरा इसकी वो कर रहे हैं, तो सब पूरा। जब अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं तो इनको इनके चेहरे पर तो दिखाया ही जाएगा, और वो खासकर वो तमाम सारे बीएलओ जो इनके स्वजाति हैं, और जिन्होंने इनके साथ में मतलब सारे स्वजाति नहीं इनके, लेकिन हाँ जो स्वजाति इनके अधिकतम कहीं ना कहीं सिंपैथी रहती है। और उसके हाँ नहीं ऐसे नहीं रहे, उन्होंने प्रक्रिया को बाधित किया है, वोट काटे हैं, वोट चुराए हैं। कन्नौज लोकसभा में जितने वोट से अखिलेश जीते हैं उससे ज़्यादा वोट चुराए गए हैं।
और कुल मिलाकर हम सबसे बड़ी बात आज इसका विरोध ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग नहीं विरोध कर रहे हैं भाई। चुनावी हम लोग तो चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया सरल हो, चुनाव की प्रक्रिया आसान हो, वोटर लिस्ट में तमाम सारे फर्जी नाम हैं वो काटे जाएं, ये क्यों नहीं चाहते हैं। उसका एक उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ। कभी भी सर्वे कर लेना मेरी कन्नौज लोकसभा का और जरा उठा के वोट देखना, जो बूथ 90% 95% पोल जो हो गए हैं वो बूथ किस समाज के हैं। तो हो सकता है लोग बाहर से आके वोट डालते उन बूथों पर कौन जीता है, किस समाज के हैं और कौन जीता है। 99% बूथों पर समाजवादी पार्टी जीती होगी, उन्हीं के ही वोट होंगे, ठीक है। और उसके बाद जिन भारतीय जनता पार्टी जिन बूथों पर चुनाव जीती है, जरा उनकी परसेंटेज आप देख लेना। 35% शहर है अगर तो 30%, 35%, 40% मैक्सिमम। और उसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो बहुत ज़्यादा 50%, बहुत ज़्यादा 55%, ठीक है। तो वो क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि जहाँ के ऊपर इनके वोट होते हैं तो जब येलो इनके माफिक हो जाता है तो मरे हुए के वोट नहीं हटाए, जिन महिलाओं की शादी हो गई उनके नहीं हटाए, जो पहले रहते थे कहीं और रहने चले गए उनके भी नहीं हटाए, वो सारे वोट बने हुए हैं और सबने मिलजुल कर अपना आखिरी में वो डाल लेते हैं। ऐसे होती है वोट की चोरी। और जो बूथ हमारे नहीं हैं उनमें बीएलओ दूसरा है तो इस मोहल्ले का उस मोहल्ले में जोड़ दिया, उस मोहल्ले का इस मोहल्ले में जोड़ दिया, वो दिन भर भटकता ही रहता है। हमारा वोट कहाँ बना? तो आधे आदमी तो हमारे हड़के वोटे डालने नहीं जाते हैं, पर्चियां बांटी नहीं जाती हैं। तो उनके को थोड़ा अब देखो वो चुनाव बहुत, हमने कहा ना चुनाव आयोग कौन है? ये जो हमारे बीएलओ हैं वो नहीं जो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और वो जाकर गांव-गांव क्या वोटर लिस्ट ठीक कराएंगे क्या? नहीं, उस सिस्टम तो उन्हीं के हाथ में है ना। कुल मिलाकर ये जो बिहार का जो सिस्टम किया उन्होंने कि हर वोटर को जो फार्म भरना पड़ा, अब जो फार्म भरेगा, फार्म भर के सब जमा करेंगे तो स्वाभाविक है सबकी चीजें। अब कोई मरा हुआ आदमी के कोई आत्मा उतर के थोड़ा ना फार्म भर देगी आके। तो कुल मिलाकर वोटर लिस्ट का सुधार होना चाहिए। ये सुधार इसीलिए नहीं चाहते हैं, एक एक व्यक्ति के 2-2 वोट बने हुए हैं, एक अपने गांव से वोट डालने जाता है, एक दूसरे गांव से वोट डालने जाता है। तो इस तरीके का इन्होंने जो एक सिस्टम बना रखा है वो ध्वस्त, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और जो 35-40 साल से समाजवादी पार्टी यही काम ही करती है, करती क्या है। विधानसभा तो आप लोग जीते, देखो विधानसभा हम लोग जीते या लोकसभा का जो डिस्टर्बेंस हुआ, लोकसभा का डिस्टर्बेंस में कन्नौज लोकसभा में जरूर ये हम इस बात को कह सकते हैं कि इन्होंने वोट गड़बड़ी काफ़ी गड़बड़ी कराई है इन्होंने। हमने एक उदाहरण भी दिया, बहुत चीज़ें सामने आएंगी भी, धीरे धीरे आ भी रही हैं। अनुराग ठाकुर जी ने उस दिन कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें प्रमाण भी रखे थे कि 2 लाख से भी अधिक वोट फर्जी कन्नौज में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा विषय है जो समय पर चलता रहेगा। 2027 में अगर समाजवादी सरकार आ जाती है तो लोग कैसा माहौल होगा? देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दंगे साथ में आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आतंकवाद आएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गांव-गांव गुंडा माफिया बढ़ जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी गरीबियों की जमीनों पर कब्जे होने लगेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी घर के बाहर बंधी गाय भैंस सुरक्षित नहीं रह जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी बहू बेटियों को शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना बंद हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो व्यापारी जब तक घर पर लौट कर नहीं आएगा उसको चैन की सांस नहीं आएगी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, अराजकता आएगी। क्या लग रहा है आपको, आ सकती है? जनता तय करेगी, जनता तय करती है ना। 27 में लड़ेंगे आप? नहीं, देखो हम लोग लड़ते नहीं हैं, हम लोग लड़ाए जाते हैं। तो हमारी पार्टी का जो आदेश होता है वो पार्टी जिसको जो आदेश देती है कि भाई तुझे लड़ना है वो लड़ता है, तुझे लड़ाना है वो लड़ाता है, तो पार्टी जो आदेश देगी। सैफई, इटावा, मैनपुरी, उन गढ़ों से लड़ना चाहेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? मौका मिले तो लड़ जाएंगे। काहे नहीं लड़ेंगे भाई? जो पार्टी मेरी जो कह देगी कि पार्टी कहेगी जो करना है करेंगे, कोई भी बीड़ा उठा लेंगे। क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी में कोई एक नेता बताइए जिसका सरनेम यादव और आप उसको पसंद करते हो। सरनेम यादव है और उसको आप पसंद करते हो? अब भाई मेरा बहुत संपर्क ही नहीं है किसी से, तो हम इसमें क्या है किसी को लिए कह दें कि जिसको हम पसंद करते हैं। आपकी बातचीत होती कभी अखिलेश यादव जी से? नहीं, क्यों होगी? कभी नहीं हुई? नहीं, काहे होगी क्यों? कभी हुई कि नहीं हुई? क्यों होगी क्यों? वो इतने बड़े आदमी है, वो छोटा आदमी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिहाइंड द सीन सब बातचीत होती, बस यहाँ लड़ रहे हैं आमने सामने। नहीं, देखो कोई मतलब नहीं, बिहाइंड द सीन जिसकी होती होगी उसकी होती होगी, मेरी तो आज तक नहीं हुई। आज तक नहीं हुई? नहीं। बहुत तंज कसते हैं आप। जब
टिम्पल जी बोलते हैं तो श्रीमती लगा देते हैं, और अखिलेश जी वाले में डायरेक्ट अखिलेश। देखो मैं अखिलेश जी कहता हूँ। ठीक बात। अमित शाह जी में और योगी जी में आप किसको पसंद करते हैं? देखो दोनों अलग अलग हैं। मेरा बहुत पहला परिचय अमित शाह जी से है, तो स्वाभाविक है कि अमित शाह जी को जब हम राजनीतिक दृष्टि से और एक अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में अगर हम लोग देखते हैं कि और वो व्यक्ति जो इस देश की राजनीति में और प्लस देश में एक भारी बदलाव जिस व्यक्ति ने कर दिया है, तो वो देखो बिरले लोग आते हैं अमित शाह जी से। तो आप केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं या स्टेट की? देखो केंद्र और राज्य की राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हमने क्या कहा, हमारी पार्टी जो कहेगी, पार्टी के तुम्हें ये करना है वो करो। फिर भी सुब्रत पाठक जी का भी तो मन होगा। नहीं तो अभी तो लोग आपसे कहते भी तो होंगे कि दादा ये करो। हमने तो लोकसभा का चुनाव लड़ा है। बहुत सारे लोग तो आपसे भी जुड़े हुए हैं, उनके मन में तो रहता होगा कि साहब स्टेट में मंत्री बन जाएंगे या डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। आप स्वाभाविक है, देखो किसी का कोई समर्थक होता है, वो उम्मीद तो लगाता है, अपने नेता को शीर्ष तक जाते हुए देखना चाहता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर आदमी कोई भी हो, XYZ, तो मैंने सांसद हम बन ही चुके। तो कुल मिलाकर सबका समर्थक होता है, लेकिन हम लोग हमारी सीमाएं जानते हैं। तो हम लोगों का जो उद्देश्य था कि हमारा कन्नौज और हमारे कन्नौज से इन समाजवादियों को हम लोग उखाड़ें और यहाँ कन्नौज से क्राइम रोकें, कन्नौज प्रगति के मार्ग पर बढ़े, तो उस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे थे। जनता ने भी आशीर्वाद दिया, कन्नौज में लोगों ने भी दिया, और कार्यकर्ताओं ने तो कंधे से कंधा मिलाते हुए मेरे जैसे एक साधारण आदमी को, मेरे पिताजी MLA नहीं, मेरे परिवार में कोई MLA नहीं, कोई राजनीतिक रसूख वाला पद नहीं, तो उसके बावजूद भी एक मेरे जैसे साधारण आदमी को मुलायम फैमिली के खिलाफ चुनाव जितवा दिया। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपके कौन पॉलिटिकल गुरु हैं? कोई तो ऐसा होगा जो मार्गदर्शन देता है। भगवा वही है हमारे संघ में, गुरु ही सबका भगवा है। अखिलेश जी को अगर कोई राय देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? नहीं, क्यों देना चाहेंगे? वो क्या राय लेने हमसे आएंगे जब उन्हें राय देंगे? या कोई भी आदत उनको बढ़िया करनी होगी तो वो कौन सी होगी? देखो अखिलेश जी को अगर वास्तव में जमीन से अगर जुड़ना चाहते हैं अखिलेश जी, तो अखिलेश जी मध्य प्रदेश, बिहार या और भी जो हिंदी राजस्थान है, अपने जो हरियाणा है, दिल्ली है, इन राज्यों में जाकर मेहनत करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। और जब आप मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा कि विरासत और बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने कन्नौज में सांसद रहते हुए क्या क्या कार्य करवाए थे? देखो सांसद रहते हुए हम लोगों ने बहुत सारे काम जो सरकार के थ्रू, हमारी राज्य सरकार के थ्रू, दोनों सरकारों के थ्रू, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने संसद में जो कन्नौज का माइक बंद पड़ा हुआ था, तो उसको लेकर हम लोगों ने संसद में कन्नौज के लिए चर्चा शुरू की। तो मेरे पहले और मेरे बाद में आज तक नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी। हम लोगों ने कन्नौज में फूलों की खेती, आलू की खेती, मक्का की खेती, इससे जुड़े हुए हम लोगों ने मुद्दे उठाए। और इसके बाद फिर सबसे पहले हमारे कन्नौज में जो केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय की डिमांड की। रेलवे नेटवर्क मजबूत हो, तो चूँकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोगों ने उसके लिए डिमांड की। तो इतना सारा डिमांड सबसे पहले तो हम लोगों ने देश से अपने कन्नौज के लिए किया, तो जिसमें बहुत सी चीज़ों पर काम, जैसे अब केंद्रीय विद्यालय है, तो केंद्रीय विद्यालय अब धीरे धीरे वहाँ के ऊपर ज़मीन भी दे दी गई है, स्वीकृत भी हो गया है, अब धीरे धीरे वहाँ निर्माण भी शुरू हो जाएगा। रेलवे नया प्रोजेक्ट है केंद्रीय विद्यालय वाला। रेलवे भी जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर अपना कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी काम धीरे धीरे वहाँ शुरू हो रहा है, उसमें अपना एजेंडे में आ गया है। इसके अलावा कई सारी ट्रेनें जो वहाँ चलती नहीं थी हमारे क्षेत्र में, हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनें अपने क्षेत्र में रुकवाने का काम किया।
एक हमारी सरकार के द्वारा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण कन्नौज में हो रहा है। हमारे कन्नौज में एक जो जीटी रोड पहले आपने देखा होगा कि बहुत छोटी थी, हाँ, लेकिन देखा है, सिंगल रोड हुआ हाँ, करता तो आज था। कितना अच्छा एक एक्सप्रेस वे बन गया है, वो हमारी सरकार में वो काम हुआ। अब 1 घंटा लगता है हाँ, कानपुर तो से। कुल मिलाकर इसके अतिरिक्त तो केंद्र सरकार के काम है। इसके अलावा राज्य सरकार एक हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। हमने लोगों ने कन्नौज में जो इत्र पार्क की स्थापना करा दी है, तो इत्र पार्क में धीरे धीरे अब प्लाट के आवंटन भी हो गए हैं और अपने व्यापारी उसमें अपना निर्माण भी शुरू कर रहे हैं। तो एक ये एक अच्छा काम वहाँ के ऊपर हुआ है। एक बहुत बड़ा, जैसा मैंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र भी कन्नौज में एक स्थापित एक्सप्रेस वे के आसपास तो वो हो रहा है। तो वो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे तो स्वाभाविक है कन्नौज के लोगों को उसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारी सरकार आने से पहले जो कन्नौज का जो मेडिकल कॉलेज है पूरी तरीके से रिफर सेंटर हुआ करता था। वो कन्नौज मेडिकल कॉलेज में आज तमाम सारी सुविधाएं, आज देखो हजारों मरीज वहाँ के ऊपर आते हैं, उनको इलाज की सुविधाएं वहाँ के ऊपर मिलती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हाँ, पड़े। और फिर उसके अलावा आप देखो कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के समय पर हम लोगों में ऑक्सीजन से पूरा बाहर से मंगाने पड़ते थे, सिलेंडर मंगा, तो वो सारे इक्विपमेंट भी वहाँ के ऊपर पूरा लग गए हैं। हमने अपनी स्वयं की सांसद निधि जो 2 साल की है वो हम लोगों ने उस समय कोरोना के उसमें दे दिया था। तो उससे हमारे यहाँ अस्पतालों में जनरेटर हैं और भी तमाम सारे इक्विपमेंट उस समय पर पूरे मंगाए गए थे। इसी तरीके से एक रोमा स्मारक हमारे कन्नौज में एक हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर एक बना रही है, तो उसमें एक बहुत अच्छा स्मारक रोमा एक्चुअली में जब इसका गजनी का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय के ऊपर कन्नौज से बहुत सारे कारीगर और इस प्रकार के लोगों को यहाँ से बंधक बनाकर ले गया था और जो जाके उसने गल्फ में उनको बेचा था। और बेचने के बाद वो लोग धीरे धीरे फैल के इधर उधर चले गए, यूरोप चले गए काफ़ी लोग। तो वो अपना धर्म संस्कृति सब कुछ भूल गए, लेकिन राम नहीं भूले। तो मैंने राम उनको याद रहे, तो राम से वो रोमा कहलाए और उन्हें ये याद रहा कि कन्नौज से आए थे। तो कई पीढ़ी बाद 2018 में वो लोग कन्नौज आए थे और कन्नौज, हाँ, अपने कन्नौज में एक पूरा उनका प्रतिनिधिमंडल आया था जी। तो ऐसे लोगों की याद में प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से वो रोमा स्मारक का भी निर्माण कन्नौज में हुआ है। काफ़ी अच्छा वहाँ एक सांस्कृतिक केंद्र बना है जिसमें लोग अपना सांस्कृतिक गतिविधियां कर सकते हैं, बैठ के स्टेडियम टाइप एक माहौल वहाँ के ऊपर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम में हमारे छिबरामऊ में एक मिनी स्टेडियम बना है, राजकीय विद्यालय बने हैं। तो कुल मिलाकर तिरवा में अभी हमारी सरकार ने वहाँ के ऊपर बाईपास को स्वीकृति दे दी है, तो आज तिरवा से बाईपास निकलेगा। तो इससे बहुत सारे काम, आज कोई शायद गांव ऐसा नहीं होगा जो जोड़ ना दिया गया हो रोडों से। अब उधर लगभग सब कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हुई है। और फिर जो सबसे बड़ा काम, हम लोगों ने लाखों लोगों को पक्के मकान बना के दे दिए, लाखों लोगों को शौचालय दे दिए, लाखों लोगों के घरों में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचा दिए। कोई गांव बचा ही नहीं जहां हम लोगों ने बिजली नहीं पहुंचा दी। अखिलेश की सरकार में कम से कम कन्नौज में, समाजवादी सरकार में कन्नौज में 30% घर परिवार ऐसे थे जहाँ की बिजली थी नहीं। बिजली थी लेकिन उनके घर में बिजली नहीं थी। तो शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें बिजली ना हो। ये बड़े काम हमारी सरकार के द्वारा हुए हैं। और जो मेरे द्वारा जो काम हुआ है, तो उस समय हमने 5000 से भी अधिक लोगों को, खासकर दिव्यांगों को ई रिक्शा जो उनको उपलब्ध कराया, जिससे उनका जीवन बदला है, उनको पंख लगे हैं। अब वो जो बेचारे घर में पड़े रहते थे काम धंधा करने लगे, दिव्यांग लोग, वो अपने ई रिक्शा लेकर निकलने लगे हैं, कुछ काम कर लेते हैं। इसके तरीके 10,000 से भी अधिक अन्य उपकरण बांटे हैं। किसी को पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी को सुनाई नहीं पड़ता, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे प्रकार बहुत सारे लोगों को उपकरण बांटे हैं। तो कुल मिलाकर ये काम हम लोगों ने अपने उससे किया है। और फिर उसके अतिरिक्त यात्री शेड है, बाज़ारों में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सब तमाम सारे काम इस प्रकार। भविष्य का कन्नौज कैसा देखना चाहते हैं आप? कुछ तो मन में ऐसा होगा, ड्रीम प्रोजेक्ट की ये वाला यार काम करना है। देखो, सम्राट हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे और देश के सम्राट थे। माने पूरा देश की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। उस समय बड़ी समृद्धशाली नगरी थी कन्नौज। कहते हैं कि हमारे राजा
हर्षवर्धन हर साल कन्नौज से जाते थे और प्रयाग में अपना साल भर का दान कर देते थे संपत्ति का। तो वो रिच माने काफी समृद्धशाली हाँ, नगरी जो richest कन्नौज city, थी, क्योंकि वो गूगल में भी आता है। तो हाँ। क्यों रही होगी? हाँ। क्योंकि वहाँ के ऊपर इत्र का काम होता है, आज भी होता है। इत्र का काम सदियों से हो रहा है, और इत्र का काम जब सदियों से होता था तो शायद हमें लगता है इसी कारण से कन्नौज बहुत रिच रही होगी, क्योंकि इत्र का उपयोग आयुर्वेद में हुआ है जी। और पुराने जमाने में इत्र को आयुर्वेद में बड़ा उपयोग था और बहुत पहले से चला आ रहा है। लोगों के इलाज में इत्र का उपयोग होता था। जी। तो इसलिए इत्र की एक बड़ी कंजम्पशन कन्नौज में थी, और जिस कारण से मुझे लगता है कन्नौज समृद्ध नगरी रही होगी। जी। आज इत्र तो इत्र है, लेकिन इत्र के साथ साथ परफ्यूम माने बहुत सारे सिंथेटिक खुशबू भी आ गए। नेचुरल खुशबू माने हम लोग इत्र को नेचुरल खुशबू बोलते हैं, सिंथेटिक में जो केमिकल आदि से जो खुशबू तैयार होती हैं, जो बनाई जाती है। हाँ, जो तो तमाम सारी परफ्यूम्स आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राकृतिक जो फूलों की खेती, प्राकृतिक फसलों की खेती, तो जो सुगंधित फसलें हैं, जड़ी बूटियां सुगंधित हैं, ये सारी खेती बाड़ी अगर हम लोग धीरे धीरे इसको करना कन्नौज में शुरू करें, कन्नौज एक अरोमास का या सुगंधित फसलों का एक हब कन्नौज बने, जड़ी बूटियों जैसे का, पुराना फूलों कन्नौज का, हुआ करता था। तो मुझे लगता है कन्नौज की बहुत तरक्की होगी। आज पूरी दुनिया में नेचुरल परफ्यूम की डिमांड है। कन्नौज के लोगों को रोजगार के बड़े अवसर, बड़े साधन उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक बात। एक अगर परफेक्ट नेता अगर कोई बनना चाहे, आप बहुत सारे आपसे युवा भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रेरित होते हैं आपसे, और खासकर जो युवा मोर्चा वाले हैं वो बहुत प्रेरित होते हैं आपसे। तो एक बढ़िया नेता बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखो, बढ़िया नेता के अगर भाषा की बात करो तो हमने दो लोगों को सुना है। हमने हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे यूपी के, तो मैं कन्नौज युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था। और उसके बाद में मेरी उम्र उस समय लगभग 21 साल की थी, तो बहुत राजनीतिक अनुभव नहीं था। और मैंने एक पहला कार्यक्रम मैंने उस समय पर कराया था, तो स्वतंत्र जी उस कार्यक्रम में आए थे। तो इनका जो भाषण था, तो उस भाषण में उन्होंने जो एक शब्द कहे थे वो मुझे आज तक याद हैं। वो एक बोले कि तुम राजनीति करने वाले लोगों को 4 बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो उनने सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर, ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो सर पे बर्फ माने सोचो तो ठंडा, मुंह में शक्कर बोलो तो मीठा, सीने में आग माने कुछ करने के जज्बात, और पैर में चक्कर माने चलते रहो, चरे वेती रुको नहीं। तो ये 4 चीजें। दूसरा, कन्नौज के सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में जो पुराने लोग हैं बताते हैं, तो एक व्यक्ति बता रहा था, तो मैंने उनको सुना था। तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक नेता के अंदर 4 बातें बहुत जरूरी हैं, और जिसके अंदर होती हैं वो आगे जाता है। नेता बोलता हो, नेता डोलता हो, लंगोट का पक्का हो, और बाजार का सच्चा हो। क्या बात है। तो बोलता हो माने बोलने वाला अपने बात से सामने वाले को प्रभावित करे, डोलता हो माने घूमता रहे, चलता रहे, लंगोट का पक्का हो माने जिस घर में भी जाए उस घर की बहू बेटी तुम्हारे घर की बहू अच्छे बेटी नजरिए जैसी से है। हाँ, देखे। बिल्कुल। और बाजार का सच्चा हो माने कोई ये ना कह दे कि इसने 2 रुपया भी हमसे ठगाई करी, हमसे पैसा ले लिया, हमसे हमारा दिया नहीं। तो ये 4 चीजें जिसके अंदर होती हैं वो आगे जाता है। ये 2 बातें मेरे समझ में आई, जिनको मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसा होना ही चाहिए। ये होना चाहिए। ठीक बात। जैसे चुनाव आप बहुत सारे लड़ चुके हैं, एक लोकसभा का चुनाव लड़ने में कितना पैसा खर्च हो जाता है? अब देखो, उसके चुनाव आयोग की सीमा तय है, जितना चुनाव आयोग ने सीमा तय की है उतना ही खर्च होता है। पैसा बांटने का कुछ फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग पैसा बांट देते हैं। तो जिसके पास होता है वो बांटता ही है। अब मैंने हमारे यहाँ अगर समाजवादी पार्टी का मुखिया चुनाव लड़ेगा तो पैसा का फिर अर्थ कहाँ रहता है वहाँ? आप नहीं बांटते? देखो, मदद तो करते होंगे। उनके मुकाबले हम लोग नहीं, हम उनका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। आप सहायता तो करते होंगे। काहे की सहायता? बहुत बार लोग आते हैं। नहीं, अब देखो, आप फिर वही बात, जब आपको भगवान ने माना है तो हम लोग केवल कोई ये थोड़े ना कि राजनीति से, हम लोग तो व्यापारी लोग हैं।
तो हाँ, अगर मेरे पास में व्यवस्था है तो कभी किसी ज़रूरतमंद को आवश्यकता होती है तो कोशिश मेरी रहती है कि उसकी आवश्यकता पूर्ण पूरी हो। करें। ठीक बात। आपके एक छोटे भाई भी हैं, उनका एक बड़ा बयान वायरल हुआ, लफड़ मार के मुंह सुजा देंगे, ये कब का है? एक गांव है मोहनपुर रतनपुर जी। कन्नौज का पड़ता है। 2014 का जब इलेक्शन था तो वहाँ पर एक समाजवादी गुंडा था और वो नाम नहीं याद आ रहा हमको। अच्छा, ये लोग गुंडे के सुनो, गुंडा हाँ, क्यों गुंडा जी। बोल रहे, इसलिए बोल रहे। नहीं 2014 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी, तो ये वहाँ के भोले भाले लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा। मतलब इतना इसका इतना रुतबा था, ये आ जाता था और इसके खड़े होकर तो जो लोग थे भाग जाते थे, उन्हें वोटें नहीं डालने दे रहा था। और इस बार भी उसके कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे, तो जब वो पता चला तो गए। तो मेरा तो बहुत स्पष्ट है कि गुंडा अगर गुंडागर्दी करेगा और चुनाव में अगर माने वोट को प्रभावित करेगा तो फिर गुंडा को गुंडागर्दी से निपटाई जाएगा। पूरी खुला छूट दे रखी है आपने। नहीं, खुली छूट नहीं थी। तो वो उस समय पर गया था तो वो वहाँ के ऊपर हमारे कमज़ोर लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा था, उनको वहाँ के ऊपर धमका रहा था, तो उसने जाकर उसने धमकी दे दिया, तो कौन बुरा बात है? नहीं, उन्होंने धमकाया नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि गुंडा ही नहीं करो यार। हाँ, उन्होंने ये भी कहा। हाँ, तो यही है ना कि गुंडे वो बदमाशी कर रहे थे वो लोग वहाँ के ऊपर। अच्छा, गुंडे तो गुंडे होते हैं, समाजवादी गुंडे क्यों कहते? क्योंकि वही होते ही हैं भाई। मेरी पार्टी में गुंडागर्दी कोई करेगा, जेल चला जाएगा, भेज दिया जाएगा उसको। कोई करता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि संरक्षण ही नहीं है किसी गुंडे को। अच्छा, एक लाइन में अखिलेश जी क्या है, मतलब आप कैसा मानते, कैसे नेता है? मुलायम सिंह जी के पुत्र। नेता कैसे हैं? अच्छे, खराब, एवरेज, कैसे हैं? अब बताया ना, मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। अब उसके बाद वो कैसे हैं तो वो लोग जो उनको जानते होंगे व्यक्तिगत वो जानते होंगे। शिवपाल जी से आपके रिश्ते हैं? कोई नहीं, कोई रिश्ते नहीं है। उनके पूरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं? कोई रिश्ता किसी से नहीं। कभी वहां से अप्रोच नहीं आता कि इधर ज्वाइन कर लो? क्यों आएगा? हमने तो जो मेरा विचार जो है उस विचार के लोगों को ले पाएंगे वो। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने कोई ऐसा बड़ा माफिया या बाहुबली नहीं छोड़ा जो उनके पार्टी में ना हो, या तो उन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया है, जो नहीं आए नहीं तो शामिल हो गए। इसका कंसेप्ट क्या है? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी में कौन माफिया है? बहुत सारे अब लोग किसी हैं। के ऊपर, अब जैसे मैंने मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी में तमाम सारे मुकदमे लिखे गए थे, तो उससे क्या माफिया हो गए क्या? तो कुल वो मुकदमे सब फर्जी थे, सारे मुकदमे ख़त्म हुए, ट्रायल में ख़त्म हुए। एक भी मुकदमा सरकार से वापस नहीं कराया, सारे मुकदमे ट्रायल्स में ख़त्म हुए। और सब ये समझ के कि सारे मुकदमे फर्जी थे तो वो सब ख़त्म हो गए। तो अब कौन माफिया ऐसा है जिसकी तुलना मुख्तार से हो? कौन माफिया ऐसा है जिसकी तुलना अतीक से हो? और बाकी जो है तो मारे ही गए। आप बताओ कौन? क्या विकास दुबे की हमने जाति देखी? ब्रजेश सिंह है ना अभी। ब्रजेश सिंह है तो ब्रजेश सिंह तो जेल ब्रजेश से, सिंह और मुख्तार का तो 36 का ब्रजेश आंकड़ा रहा। सिंह और मुख्तार का आपस का झगड़ा था। तो ब्रजेश सिंह हिंदू माफिया है, तो माफिया होता वो है। हिंदू है, वो मुस्लिम है और उस नाते उनके बीच में आपस का जो विद्वेष रहा हो, तो कुल मिलाकर तो उनकी चीज, वो भी जेल से गए थे, शायद जेल से ही आए हैं। और उसके बाद मेरी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम तो उनके, ब्रजेश सिंह में उस समय वहाँ का अभी एमएलसी हैं वो। प्रभारी था। मैं जब एमएलसी चुनाव था तो मैं काशी क्षेत्र का प्रभारी था। तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग सुदामा पटेल को लड़ा रहे थे और दूसरे ये निर्दलीय लड़ा रहे थे। तो अगर होता तो इनको हम लोग चुनाव में लड़ा देते इनको। अच्छा, भाजपा जो पार्टी है, ईडी सीबीआई, मतलब कोई भी ऐसी जांच एजेंसी छोड़ती नहीं है, या तो शामिल हो जाओ या तो फिर जांच कराओ। ईडी सीबीआई कभी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी जांच करती थी। सीबीआई ने हमारे अमित शाह जी को गिरफ्तार किया था। 9-9 घंटा, 11-11 घंटा नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ होती थी बैठकर। तो क्या बदला ले रहे हैं क्या? कांग्रेस दुरुपयोग करती थी क्या? एक बार उनसे पूछो। अगर वो दुरुपयोग करते हैं तो मैं मान लूंगा कि भाजपा भी दुरुपयोग करती है। मतलब जो वो करेंगे वही आप करोगे, तो फिर अंतर कहाँ रह गया? फिर वही कहा ना कि अगर भाई देखो, आप कोई संस्था है, अगर कोई मुकदमा पंजीकृत होगा थाने में तो जांच नहीं करेगा थानेदार क्या? तो उसी प्रकार से सीबीआई, ईडी एक संस्था है। अगर वो संस्था अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर जांच कर सकती है, 11-11 घंटा चुने हुए मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है,
अमित शाह को जेल भेज सकती है, तो वही संस्था यदि दूसरे के ऊपर जब कार्रवाई करती है और जिनके ऊपर लिप्त हैं, अब बताओ अगर माने अखिलेश यादव जी के ऊपर कितने सारे मुकदमे सीबीआई में दर्ज हुए, क्या कोई कार्रवाई हो रही है? क्या नहीं हो रही है? कुछ भाई कुछ हुई क्या अभी तक? हुई अभी तक मुझे तो जानकारी नहीं हुई कि नहीं हुई। तो लेकिन मुकदमा चाहिए। अरे तो अगर मेरी सरकार है तो जेल जाना चाहिए फिर उनको। अगर मेरा हस्तक्षेप है तो फिर अखिलेश जी बाहर क्यों है? तो उनको जेल जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे अच्छा, कार्य किए आप एक बात बताओ, अभी आप ही कह रहे हैं कौन से कार्य भैया, आप ही तो कह रहे ना ये दुरुपयोग है। क्यों भाई? नौकरी में नौकरी की भर्ती नहीं कहा मैंने, बोला कि जांच करवाते हैं। नौकरी का जो नौकरी भर्ती का इनके ऊपर है ना, उत्तर प्रदेश में जो उसके बाद में फिर इनके ऊपर खनन का है, इनके ऊपर ये क्या ना रिवर फ्रंट का है। तो ये तो सबके सीबीआई जांच, सबकी जांच के आदेश हुए हैं, सीबीआई जांच के। तो मैंने कहा कि अगर भाजपा अगर कुछ करती तो अखिलेश जी जेल में होते कि नहीं होते? तो फिर कुल मिलाकर अब सीबीआई ईडी जब मुख्यमंत्री गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ कर सकती है, अमित शाह जी को जेल भेज सकती है, तो क्या वो फिर कांग्रेस के सहारे पर चलती थी? ठीक बात। बहुत सारे उपचुनाव हुए, बीच में लोगों की सदस्यता गई, वो रामपुर का हो या हमारे यहाँ कानपुर में इरफान सोलंकी जी हैं, वो भी जेल में हैं। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया, सदस्यता रद्द कर दी और चुनाव जीत लिया। ऐसा ही एक सीट अभी तैयार हो रही मऊ सदर, वहाँ से अब्बास अंसारी की शायद सदस्यता रद्द हो गई है। तो इसको किस तरह देखते हैं? तो वो देखो, उनके ऊपर मुकदमे थे, मुकदमे में दोषी पाए गए, 2 साल से अधिक की सजा में सजा चली जाती है, चली गई। ये तो पूरी प्रक्रिया में डाल दिया, धीरे धीरे पाइपलाइन में हो गई। हाँ तो अब जीत लेंगे भैया जब मुकदमा। हाँ तो जीत हार तो जनता तय करती है। तो और हम लोग जीतने के लिए लड़ते ही हैं, इसमें कोई कहने वाली बात है क्या? लेकिन रिजल्ट तो जनता के हाथ में है। वहां से पार्टी किसको लड़ाएगी? ब्रजेश सिंह जी का नाम आ रहा है। अब देखो, पार्टी का निर्णय पार्टी नेतृत्व तो तय करता है, हम लोग कोई टिकट थोड़ा ना बांटते हैं। जीत लेंगे वहां से, तो पूरी ताकत लगाएंगे जीतने के लिए, फिर जीत हार जनता तय करती है। ठीक बात। एक केस बड़ा कॉमन रहा, जब अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो योगी जी ने आवास धुलवा दिया। और आपके यहाँ गौरी शंकर मंदिर है, तो जब वो कन्नौज गए तो आपने वो मंदिर धुलवा दिया। देखो, गौरी शंकर मंदिर बेसिक हमने नहीं धुलवाया। गौरी शंकर मंदिर एक्चुअली में क्या है, पहले उसको समझना चाहिए आपको। वो मंदिर क्यों धुलवाया गया? अखिलेश जी के जाने से नहीं मंदिर धुलवाया गया, क्योंकि मंदिर में सब जाते हैं वहाँ पर। वहाँ मंदिर के आसपास इनकी बिरादरी के तमाम सारे लोग रहते हैं, जो उस मंदिर की सेवा भी करते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, मंदिर में जाते भी, दर्शन भी करते हैं। तो अगर यादव होते तो वो भगा दिए जाते मंदिर में, क्यों घुसने दिए जाते? तो ये तो इन्होंने अपने आप को सिंपैथी लेने के लिए, आखिर में हुआ ये था कि उस मंदिर में साफ साफ शब्दों में बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि इस मंदिर में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है। अखिलेश जी आए, अखिलेश जी के साथ उत्साह में बहुत सारे इनके मुस्लिम समर्थक भी चले आए। अखिलेश जी आए, ठीक है, इनका चुनावी आस्था हो, लेकिन इनकी आस्था मंदिर में, तो इन्होंने अपने जूते भी उतारे और जूते मोजे उतार कर ये मंदिर के अंदर दर्शन करने चले गए। लेकिन इनके साथ आए वो मुस्लिम समाज के लोग जिनका कोई मंदिर से आस्था नहीं। अखिलेश से आस्था होगी उनकी, मंदिर से उनकी कोई आस्था नहीं। और वो लोग जब मंदिर में जूते पहनकर चले गए तो उस चीज़ से व्यथित होकर वहाँ के दलित पिछड़े समाज के लोग, वहाँ के ऊपर जो हम वहाँ एससी समाज के लोग थे, नट भी एससी समाज में आता है, नट समाज के लोग थे, समाज के जो वहाँ के ऊपर लोधी समाज के लोग थे। ऐसे लोगों ने मिलकर उस मंदिर को धोया। एक वाल्मीकि समाज के लोग, जिम्मी वाल्मीकि एक लड़का था, वो भी मंदिर धो रहा था। तो ऐसे करके वो लोगों ने मंदिर धोया था, और धोने का सिर्फ कारण ये था कि गैर सनातनी लोग मंदिर में जूता पहनकर अखिलेश जी के साथ आए थे। अखिलेश जी के आने से मंदिर नहीं धोया गया था, एक बात। अब दूसरी बात वो करते हैं कि मुख्यमंत्री आवास धोया गया। मुख्यमंत्री आवास इसलिए नहीं धोया गया कि अखिलेश जी वहाँ रहते थे। मुख्यमंत्री आवास इसलिए धोया गया कि रोज़ा अफ्तार की पार्टियां वहाँ के ऊपर होती थीं, और जो रोज़ा अफ्तार की पार्टियां होती थीं वहाँ पर कभी कभी गौमांस भी पक गया होगा,
वहाँ के ऊपर अगर नहीं गौ मांस पका होगा तो भैंसे का मांस पका होगा। तो कुल मिलाकर अब एक साधु, एक जो माने हम लोग तो प्याज लहसुन भी सब खाते हैं, तो लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो एक इस प्रकार का एक संत जब उस आवास पर आएगा जहाँ के ऊपर रोजा अफ्तार की दावतें होती हों, तो क्या धुलाया नहीं जाएगा क्या? कि गंगा जल से पवित्र नहीं किया जाएगा क्या? कि हम लोग किसी घर में गृह प्रवेश करते हैं तो क्या उसको गंगा जल से धुलवाते नहीं हैं क्या? क्या उसमें पूजा नहीं करते हैं क्या? तो अपनी हिंदू परंपरा योगी जी ने कभी नहीं कहा, लेकिन वो क्यों कहेंगे? वो क्यों हाइट देंगे इन लोगों को? एक आपके यहाँ नवाब सिंह यादव जी हैं। तो जेल में है। हाँ, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के ही लोग छुड़वाने का प्रयास कर रहे थे। कौन भारतीय जनता पार्टी का लोग छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे? हमें तो नहीं जानकारी इसकी। वो तो समाजवादी पार्टी के थे ना। वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और कई कारनामे उनके मशहूर भी रहे हैं। आपसे संबंध थे? मेरा उनसे भाई देखो, कन्नौज के नाते संबंध में, जैसे हम आप बैठे हैं, कई बार ऐसा हुआ कि किसी फंक्शन में हम हैं तो वहाँ उनसे मुलाकात हो गई, लेकिन संबंध कोई ऐसे संबंध नहीं थे कि हमारे उनके कोई हम उनके घर जाएं या वो मेरे घर आए। बहुत सारी चीजें बंद पड़ी हैं समाजवादी सरकार ने जो बनाई थी पहले, वो क्या बंद है? जैसे कोई एक काऊ मिल्क प्लांट है वो बंद है, पैरामेडिकल कॉलेज है वो बंद है, एक कोई सोलर प्लांट ड्रीम प्रोजेक्ट रहा डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो बंद है। ये क्यों बंद क्यों रखी? तो जनता की जरूरत की चीज है। देखो, अखिलेश जी ने काऊ मिल्क प्लांट बनाया। काऊ मिल्क प्लांट क्या भारत सरकार की एक योजना थी जी। तो भारत सरकार की योजना ने उत्तर प्रदेश को दी, तो उसमें एक काऊ मिल्क प्लांट इन्होंने कन्नौज में दे दिया। तो उनका उद्देश्य, कन्नौज में उसका स्थान भी सही नहीं चिन्हित किया गया। जहाँ के ऊपर दिया वो केवल अपने लोगों को कुछ भला हो जाए और कमीशन मिल जाए। तो भाई 1000 करोड़ का बनेगा तो स्वाभाविक है जो भी मिलेगा तो आ जाएगा हाथ में। अब अगर वहाँ के ऊपर बनाना था, क्या कोई सर्वे कराया कि यहाँ गाय हैं कि नहीं है? भाई काऊ मिल्क प्लांट आप बना रहे हो तो मैंने गाय का दूध, तो उस क्षेत्र में गाय हैं कि नहीं है? कोई सर्वे नहीं हुआ। और उसके बाद में किसानों को जोड़ना है तो किसानों को गाय के लिए फंडिंग दी जाए, कोई योजना नहीं। अब इसके अलावा उस जब कोई दूध वहाँ खरीदेगा तो उसके लिए भी कोई एक फंड होना चाहिए, कोई योजना नहीं। तो बस केवल बना के छोड़ जाना और उसके ऊपर आरोप लगाना। तो एक तो ये, दूसरा जो पैरामेडिकल केवल आधारशिला रख के गए थे उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने कराया है। और पैरामेडिकल धीरे धीरे व्यवस्थित भी हो रहा है, चालू भी हो रहा है। और इसके अलावा जो इन्होंने सोलर प्लांट जो लगाया तो उसके रख रखाव के लिए भी कोई फंड नहीं। तो भैया जब कोई फंड ही नहीं दोगे तो अगर बैटरी आज खराब हो गई उसकी तो नई बैटरी कहाँ से आएंगी? गांव वाले लगवाएंगे क्या? जैसे तो बहुत सारी योजनाएं थी जो अखिलेश जी की कार्यकाल में अधूरी रह गई। जैसे हमारे यहाँ कानपुर शहर में मेट्रो थी, हमने पूरी की कि नहीं की? आपने पूरी करी। तो फिर तो काऊ प्लांट भी चलवा दीजिए। चलवा तो दिया है अब, लेकिन अब वही बात कि भाई काऊ प्लांट आएगा, अब उसमें फंड कहाँ से आए, अब उसमें गाय का दूध कहाँ से आए? तो इसलिए उसको अब जब गाय नहीं है उस क्षेत्र में, अच्छा होता है इसको बुंदेलखंड में बनाते। देखो आप कितनी गाय उधर घूमती रहती है। अब यहाँ की जब तुम्हारी सरकार रहती गाय तो सबरी तुमने खिला दी अपने वोट बैंक को, वो सब मार के खा गए। तो यहाँ तो गाय नहीं रही, एकदम सीधा वार। अब जहाँ के ऊपर गाय थी वहां लगाना चाहिए था इनको काऊ मिल्क प्लांट। अब भाई गाय हो, किसान के पास गाय आए तो ही तो गाय का दूध होगा, तो ही तो काऊ मिल्क प्लांट चालू होगा। एक अंतिम प्रश्न, मुस्लिम वोट देते हैं आपको? क्यों नहीं देते हैं? मोहब्बत है कि नफरत है? किससे? मुस्लिम से। नहीं, क्यों? मुसलमान के भारत के आवासी नहीं है क्या? मुझे मुसलमानों से कोई आपके सहयोगी हैं? बिल्कुल है, मेरे मित्र भी हैं, बहुत सारे मित्र हैं। बहुत से मित्र हैं। तो जाते हैं ईद में? नहीं, ईद में मेरी आस्था नहीं तो मैं जाता नहीं। मैं उन्हें कभी दिवाली पर भी नहीं कहता कि आप दिवाली मनाओ। ठीक बात भाई, इसी वार्तालाप के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। पूरी बेबाकी से और तर्क के साथ सारे सवालों के जवाब दिए इन्होंने। तहे दिल से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपने बहुत समय दिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। उम्मीद करता हूँ कि जनता के बहुत सारे प्रश्न हमने बीच बीच में मिक्स करके डाल दिए हैं और सबके जवाब मिल गए होंगे। नमस्कार।